नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका श्री रमा एकेडमी में। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। हमने पिछले की जो क्लासेस ली है उस क्लास में हम क्या डिस्कस कर रहे थे वापस से आपको रिकॉल करा दें तो 500 प्रश्नों की एक श्रृंखला चल रही है, आप उसे टेस्ट सीरीज कह सकते हैं। इसमें आपको बहुत अच्छा विश्लेषण प्राप्त होता है किसी भी प्रश्न का। प्रश्न कैसे होंगे तो प्रश्न जो आपके एमपी पटवारी परीक्षा 2017 में आ चुके हैं वैसे प्रश्नों को मैं रख रहा हूं ताकि आप बेहतर तरीके से समझ सकें कि क्या आता है आपके एग्जाम में। मैं बीच बीच में आपको क्लास में सिखाता भी रहता हूं कि आपको कैसे अध्ययन करना है। कोई नदी पढ़ना है, किसी जनसंख्या के बारे में जानकारी प्राप्त करना है तो कैसे उस चीज का अध्ययन करना है, किस तरीके से या किस फॉर्मेट में आप उसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा यह भी सिखाता रहता हूं कि देखिए किस तरह से क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहे हैं उसी टॉपिक से। जैसे कुछ कॉमन टॉपिक जो पटवारी के होते हैं, फेमस पर्यटन वाला एक टॉपिक होता है जिसमें मंदिर वगैरह वो खूब पूछता है। इसके अलावा महल वगैरह खूब पूछ लेता है। इसके अलावा जनसंख्या से खूब आंकड़े पूछता है। इसके अलावा आपके जो भी नदियां वगैरह हैं उससे प्रश्न आते हैं। तो ये कुछ कॉमन टॉपिक्स हैं जिससे खूब प्रश्न आते हैं आपके। तो ये सिखाने के लिए आपको ये क्लास कंटिन्यू की जा रही है। धीरे धीरे आपको कुछ जो डिस्क्रिप्टिव कंटेंट है वह भी मैं प्रोवाइड कराऊंगा, यानी कि जो भी चीजें आपको डिटेल में पूछी जाती है, जैसे मंदिर है तो मैं संभागवार मंदिर कवर करने की कोशिश करूंगा ताकि आप किसी भी छोटे से छोटा मंदिर जो भी होगा, किसी भी महत्व का हो सकता है, यदि वो प्राचीन मंदिर है तो उसको अपन कवर करेंगे ताकि व्यापम में कहीं से भी ऐसे जगहों से प्रश्न आपके छूटे ना। चलिए तो समय को बहुत न गंवाते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपनी क्लास को, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। हमने कल डिस्कस कर लिए थे शिफ्ट 1 के पेपर, है ना। आपको जैसा ज्ञात होगा कैसे चल रही है हमारी क्लास आपको पता होगा। पहले शिफ्ट 1 के पेपर 9 दिसंबर के डिस्कस किए मैंने, 9 दिसंबर का ही फिर शिफ्ट 2 का पेपर डिस्कस हुआ, फिर अभी 10 दिसंबर का शिफ्ट 1 का हुआ कल। उसके अलावा आज जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो क्या है, शिफ्ट 2 का पेपर है। थोड़ा सा रिकॉल करेंगे अपन शिफ्ट 1 के पेपर को, है ना, कि फटाफट क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में केवल देखेंगे। कल जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में, मध्य प्रदेश के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, एम हिदायतुल्लाह। दूसरा प्रश्न था हमारा रानी दुर्गावती संबंधित है तो कहां से संबंधित थी, जबलपुर से संबंधित थी। उसके अलावा तीसरा प्रश्न था मध्य प्रदेश में प्रतिभूति कागज कारखाना यानी सिक्योरिटी पेपर मिल कहां स्थापित किया गया है, तो नर्मदापुरम या कि आप होशंगाबाद कह सकते हैं। इसके अलावा चौथा प्रश्न था सिंगरौली जिले का मुख्यालय कहां स्थित है, इसका उत्तर है बैढ़न जिला, जहां पर इसका मुख्यालय है, प्रशासनिक कार्यालय वगैरह वहीं स्थित हैं। सतना में गोला मठ कहां स्थित है, किस तहसील में स्थित है, तो इसका सही उत्तर था मैहर जिला। छठवां प्रश्न था हमारा मुरैना में 8वीं से 9वीं शताब्दियों के दौरान 22 मंदिरों का समूह कहां प्राप्त हुआ है, तो नरेसर या नरेसरा या नरेश्वरा महादेव मंदिर जो था वहां पर बहुत सारे मंदिर प्राप्त हुए। होशंगाबाद में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं के नाम बताइए, तो होशंगाबाद में सतपुड़ा पर्वत श्रेणी पाई जाती है। इसके अलावा आपका सही उत्तर महादेव हो सकता है किंतु ऑप्शन में नहीं है। किस नदी तट पर बालाघाट स्थित है, तो इसका सही आंसर है वेनगंगा। इसके अलावा 9वां प्रश्न था गांधी सागर अभ्यारण्य को पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करने वाली नदी कौन सी है, तो वह नदी है चंबल आपकी। अंतिम और 10वां प्रश्न था शिफ्ट 1 का, लोक सेवा वितरण गारंटी पर कानून बनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था, तो अपना प्यारा मध्य प्रदेश ही था। ये प्रश्न थे कल के। आइए आज की शुरुआत करते हैं, शिफ्ट 2 में चलते हैं। 7 ही प्रश्न है ना शिफ्ट 2 में, तो आपका कम समय लगेगा पर ध्यान से आपको सुनना है। ईयरफोन्स लगा लीजिए, कंसंट्रेट या एकाग्र होकर आप कहीं किनारे पर बैठ जाइए जहां पर शोरगुल ना हो रहा हो। सुनते सुनते ही याद हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पहला प्रश्न है भीमबेटका की गुफाएं प्रसिद्ध है। बहुत प्रश्न आ चुके हैं, इससे बहुत सारे प्रश्न आ चुके हैं, तो जानेंगे डिटेल में भीमबेटका के बारे में। पहले इसका सही उत्तर क्या है यह जान लेते हैं। तो भीमबेटका की गुफाएं किस लिए प्रसिद्ध है, विकल्प हैं आपके मूर्तियां, टाइगर, मंदिर और शैलचित्र। तो मूर्तियों के लिए नहीं है, टाइगर के लिए नहीं है, मंदिर के लिए भी नहीं है, तो किसके लिए होगा, शैलचित्र। कभी शैलाश्रय भी आ जाए तो आपको शैलाश्रय भी सही उत्तर लगाना है। तो शैलचित्र एवं शैलाश्रय के लिए हमारा भीमबेटका जो है वो प्रसिद्ध है। वहां पर बहुत, शैलाश्रय का तात्पर्य आपको यदि ना समझ में आ रहा हो तो साधारण भाषा में गुफाएं कहते हैं उसको अपन। छोटी छोटी गुफाएं हैं जहां पर बहुत सारे चित्र अंकित हैं। उन गुफाओं के पाषाणों पर यानी पत्थरों पर, है ना, पाषाण या पत्थर यानी शैल होता है, तो शैलों पर उकेरे गए चित्रों को ही हम क्या कहते हैं, शैलचित्र। शैलों से बने आश्रय स्थलों को हम कहते हैं शैलाश्रय यानी गुफाएं। तो भीमबेटका की बात करते हैं अपन संक्षिप्त में। भीमबेटका सबसे पहले कहां स्थित है आपको यह पता होना चाहिए था, तो रायसेन जिले में स्थित है। ये किस जिले में स्थित है, रायसेन जिले में। उसके अलावा यहां से क्या, ये सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं, है ना, ये सभी जो भी पॉइंट्स लिखे हैं सब पूछा गया है।
रायसेन जिले में स्थित है। पहली बात याद रखिएगा, यहां से पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल, ये तीनों ही कालों के शैलाश्रय एवं चित्रकारी के प्रमाण हमको प्राप्त होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई सारे पीसीएस में, यानी जैसे यूपी पीसीएस है, राजस्थान पीएससी और छोटे मोटे जो एग्जाम्स होते रहते हैं उनमें तो पूछा ही गया है ये प्रश्न, है ना। आपके जरूर व्यापम में नहीं पूछ रखा ये, लेकिन दूसरे एग्जाम्स में ये प्रश्न आ चुका है। तो तीनों ही काल जो कि आपके प्राचीन इतिहास को हम बांटें तो जो प्रारंभिक इतिहास हम पढ़ते हैं पाषाण काल जिसे कहते हैं, पाषाण काल में आप 3 भागों में उसको बांटते हैं, पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। उसमें से ये अलग अलग काल है, उनका अलग अलग समय है। तो उस टाइम पे जैसे कि पुरापाषाण काल है वो 25 लाख वर्ष पहले से आप मानकर चलें तो लगभग 10,000 ईस्वी पूर्व तक का काल जो है ये पुरापाषाण काल है। इसी प्रकार मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल है। अलग अलग कालों में अलग तरीके से लोग रहते थे, अलग तरह के लोग रहते थे, अलग क्रियाएं किया करते थे। तो वो तीनों ही काल के यहाँ पर, मतलब वो जो 3 काल थे उस तीनों काल में यहाँ पर लोग मौजूद थे, इस बात के प्रमाण हमको यहाँ से मिलते हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अलावा यहाँ से प्राप्त शैल चित्रों की संख्या लगभग 500 है, तो 500 शैल चित्र प्राप्त हुए हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात है। इसके अतिरिक्त 600 शैलाश्रय, कितने हैं? 600 शैलाश्रय भी यहाँ से प्राप्त हुए हैं, यह ध्यान रखिएगा। शैलाश्रय का मतलब अभी मैं आपको बता चुका हूं। तत्पश्चात अगले प्रश्न पर चलते हैं, भीमबेटका की खोज किसने की थी? तो बड़ी रोचक कहानी है इसकी। विष्णु श्रीधर वाकड़कर या वीएस वाकड़कर, शॉर्ट में कई बार मिल जाए तो सही होगा उत्तर आपका, है ना। वीएस वाकड़कर साहब ट्रेन की यात्रा कर रहे थे कहीं पर, उस जगह से जाते हुए जंगल से गुजर रही थी वो ट्रेन, वहां पर ट्रेन कुछ दिक्कत के कारण खड़ी हुई थी, वहां से वो उतर गए थे। उतरते हुए कहीं यहाँ वहाँ जंगल में देख रहे थे तो कुछ उनको रोचक चीजें दिखी, जिसका पीछा करते हुए वो आपके इन गुफाओं तक पहुंच गए और कई सारे शैल चित्र देखकर हैरान रह गए। पुरातत्वविद ये शुरू में ही थे, इनकी बहुत कम आयु थी, तब इन्होंने इस बात को खोज लिया था, है ना। अचानक से खोज हुई थी, किस काल में या किस सन में हुई थी? तो 1957 से 58 में, ये आप मान सकते हैं इसको कि ये खोजा गया था। 2003 में आपके मध्य प्रदेश में वर्तमान में 5 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें से 3 आपके जैसे कि सांची हो गया, जैसे कि खजुराहो के मंदिर हो गए, पहला खजुराहो का मंदिर था, दूसरा आपका सांची था 1989 में, 1986 में खजुराहो शामिल हुआ, 2003 में भीमबेटका को शामिल किया गया। हाल ही में 2020 में ओरछा और ग्वालियर जो नगर है उनको विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है, तो ये भी ध्यान आप रखिएगा। तो इसको कब शामिल किया गया? 2003 में, ये फैक्ट भी पूछा गया है आपके एग्जाम्स में। तो ये थी संक्षिप्त जानकारी भीमबेटका की। चित्र आप देख सकते हैं आपको याद करने के लिए कि किस प्रकार से चित्रकारी की जाती थी उस काल में। तो ये बहुत सारी तस्वीरें मैंने ऐड कर रखी हैं, इनमें क्या क्या ध्यान दें आप, तो किस चीज़ की चित्रकारी की गई है यह ध्यान दे सकते हैं, किन रंगों का प्रयोग करते थे वो लोग, क्योंकि उस टाइम पे ये पेंट ब्रश और बाकी सारी चीज़ें नहीं होती थी, तो ये भी एक प्रकार की तकनीक थी काम करने की। तो मज़ेदार चीज़ है ये, है ना। देखिए पीला कलर यूज हुआ है, लाल कलर यूज हुआ है, सफ़ेद कलर यूज हुआ है। तो उस काल में वो पुष्पों को पीसकर, पुष्पों का रस निकालकर और कुछ चूना पत्थर वगैरह या गेरू वगैरह मिलाकर जो है तो प्राकृतिक रंग बनाया करते थे। और सोचिए कितना खतरनाक रंग वो बनाते थे कि आज तक वो मिटे नहीं हैं। आज आप जो आधुनिक पेन वगैरह से लिख देते हैं वो भी 10-50 साल में क्या हो जाता है, पेन का जो पेन से लिखा हुआ चीज़ है वो भी मिट जाता है, ये फैल जाता है। तो ये एक खास चीज़ है, हमारे मध्य प्रदेश की शान है, इसको आप ध्यान में रख सकते हैं। ये कुछ इस तरह से गुफाएं बनी हुई हैं छोटी छोटी, जहां आप घूमने जाते हैं। मेरी स्कूल ट्रिप तो लगभग हर बार यहीं पहुंचा करती थी, हर साल, शायद आप भी गए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन, लक्ष्मीबाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है? एक संस्था है आपके मध्य प्रदेश की, कहां स्थित है यह आपसे पूछा गया है। तो आप लक्ष्मीबाई के नाम से कुछ जोड़कर यहां पर एक तुक्का टाइप का लगा सकते हैं, क्योंकि लक्ष्मीबाई का संबंध सतना से नहीं है, रीवा से नहीं है, इंदौर से नहीं है, आप जान रहे हैं कि ग्वालियर से संबंध है इनका। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ग्वालियर हो जाएगा। तो ये जो आपका क्या है, लक्ष्मीबाई जो फिजिकल नेशनल फिजिकल एजुकेशन ऑफ स्पोर्ट्स या राष्ट्रीय लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय जिसे आप कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, बहुत सारे जो स्पोर्ट्स की गतिविधियां होती हैं उन सबको यहाँ पर क्या किया जाता है, करवाया जाता है। वो सब करने के पश्चात आपको एक सर्टिफिकेट भी मिलता है प्रॉपर तरीके से। जैसे आप नॉर्मली खेले,
खेलें, रणजी में पहुंच जाएं या दूसरी ट्रॉफीज खेलें और कहां पहुंच जाए, आप राष्ट्रीय स्तर की टीम में पहुंच जाएं। तो एक ये तरीका है। दूसरा, आप प्रॉपर विधिवत तरीके से तैयारी करके जाएं और फिर आप उस क्षेत्र में एंटर करें, तो एक ये तरीका है। तो वही सब जो खेल गतिविधियां हैं उनको करवाने के लिए आपका ये जो इंस्टीट्यूट है, जिसे हम शॉर्ट में LNCPI कहते हैं, ये स्थापित किया गया। कब स्थापित किया गया है, तो इसकी भी रोचक कहानी है। 1857 में आपने लक्ष्मीबाई का योगदान जरूर पढ़ा होगा कि किस तरह से उन्होंने अंग्रेजों के नाक पर दम कर रखा था। तो उनके ही सम्मान में 1957 आफ्टर 100 ईयर्स, 100 साल बाद क्या किया उनके सम्मान में सरकार ने, कि हालांकि कुछ निजी लोगों के प्रयास से ये काम हुआ है, कि आपका पंचम सिंह वहाँ के महापौर थे। इसके अलावा आपके जोसेफ साहब, जो कि पहले इनके प्रिंसिपल बने थे इस महाविद्यालय के, शिक्षाविद प्रोफेसर PM जोसेफ, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से जो है तो यहाँ पर ये संस्थान की स्थापना की गई। तो ध्यान रखना है कब स्थापित हुआ। पहली चीज तो ये तो आसानी से याद हो जाएगा, लक्ष्मीबाई के संबंध 1857 की क्रांति से, तो एक मतलब 100 साल बाद जो है तो 1957 में, यहाँ डेट तो नहीं लिखी है लेकिन आप ध्यान रखना है ना, 1957 जब आपको कंटेंट मिलेगा तो चेंज कर देंगे इसको, है ना। ये 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शताब्दी पर यह स्थापित किया गया, 100 साल बाद 1957 में। PM जोसेफ का ज्यादा योगदान रहा, इनका भी नाम याद रखिएगा। शुरुआत में जब स्थापित किया गया तो विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में जो स्थित है, यहां से इसको संबद्ध किया गया। आपको पता है कि जो कॉलेजेस होते हैं, ध्यान रखना, पहले ये एक कॉलेज के रूप में था। किसके रूप में था? महाविद्यालय या कॉलेज के रूप में था। बाद में इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है, ठीक है। तो पहले विक्रम विश्वविद्यालय से संबंध एक क्या था? कॉलेज था। बाद में जब 1964 में जीवाजी विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई तो इसको जीवाजी विश्वविद्यालय, जो कि ग्वालियर में ही है, तो उससे संबद्ध कर दिया गया। तत्पश्चात ये जो आपका 1964 में जीवाजी से संबद्ध हो गया, तो 1982 में इसको क्या घोषित कर दिया गया? स्वायत्त शासी। क्या घोषित किया गया? स्वायत्त शासी। स्वायत्त शासी मतलब कुछ कार्य जो होते हैं वो क्या है, ये खुद कर सकते हैं। कुछ निर्णय या पेपर वगैरह जो होते हैं वो कुछ मामलों में ये निर्णय खुद कर सकते हैं। तो 1982 में इसको स्वायत्त शासी का जो है तो संस्था का दर्जा दिया गया। इसके बाद 1995 में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये याद रखना, 1995 में आपके लिए सम विश्वविद्यालय या मानद विश्वविद्यालय नहीं याद रखना है आपको, अंग्रेजी शब्द है डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। इसको हम हिंदी में सम विश्वविद्यालय, या एक और बात याद रखिएगा, मानद विश्वविद्यालय। आप मानद विश्वविद्यालय का मतलब तो समझ रहे होंगे। तो पहले ये क्या था? कॉलेज समय ने जैसा बताया, फिर इसको क्या कर दिया गया? मानद विश्वविद्यालय। मानद मतलब जैसे मानद उपाधियां दे दी जाती हैं किसी चीज की, या कि जैसे धोनी स्पोर्ट्स में थे उनको कहीं कैप्टन बना दिया गया या कहीं कर्नल बना दिया, ये क्या है? मानद उपाधियां हैं, डिग्री दे दी जाती। उसी तरह से इसको विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया, लेकिन मानद रूप में। पूरी तरह से ये विश्वविद्यालय नहीं था, लेकिन कुछ मामलों में इसको वापस से ही बहुत सारी स्वतंत्रता। डीम्ड यूनिवर्सिटीज जो होती हैं उनको मतलब पूरी तरह से वो विश्वविद्यालय नहीं है, किसी न किसी विश्वविद्यालय से वो संबद्धता रखेगा। जो दूसरा विश्वविद्यालय है जिससे वो संबद्ध है, वही उसकी मार्कशीट वगैरह, जो भी सर्टिफिकेट वगैरह आएंगे वो उसी विश्वविद्यालय के नाम से आएंगे। किंतु यह ध्यान रखना है कि इसको भी कुछ अपने निर्णय लेने के अधिकार होते हैं। फिर बाद में इसको 2009 में पूर्ण विश्वविद्यालय जो है तो UGC के द्वारा इसको पूर्ण विश्वविद्यालय का दर्जा दे दिया गया। मतलब अपने स्तर के सारे काम ये खुद कर सकता है, इससे भी कोई कॉलेज होगा वो उसको संबद्धता मिल सकती है। तो ये था हमारा एक श्रीमती कह सकते हैं अपन, श्री तो नहीं कह सकते, लक्ष्मीबाई जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, इस संस्था की बात तो संक्षिप्त में थी। देखिए कुछ भी चीज आती है अपन उसको क्या कर रहे हैं, ओवरऑल, मतलब आपको फिर उसके अलावा उस चीज को कहीं देखने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी। तो जो प्रश्न मैं सॉल्व करा रहा हूं बड़े ध्यान से पढ़ना है आपको। इसकी PDF भी मिल जाएगी, तो इसको भी देखना है, पढ़ना है। अपने नोट्स भी तैयार आप कर सकते हैं, क्योंकि आपकी जो परीक्षा है वो बड़ी खतरनाक है, बहुत डीप में प्रश्न वहां से आ जाते हैं। UPSC स्तर की आप समझ सकते हैं, ऐसा कुछ ये विश्वविद्यालय है। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार विजेता कैलाश सत्यार्थी का जन्म कहां हुआ था? ऐसा प्रश्न आपसे पूछा गया है। तो नोबेल पुरस्कार विजेता थे आपके कैलाश सत्यार्थी। चर्चा करेंगे इनकी, लेकिन सही उत्तर जान लेते हैं। तो उनका संबंध था विदिशा से, है ना। चलिए, विदिशा से संबंध था, ये याद रखिएगा। ये हैं कैलाश सत्यार्थी। निश्चित ही आप इनको पहचानते होंगे, जो भी स्कूल में आप पढ़ते रहे होंगे। तो कई बार ये बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं, जागरूक करने जाते हैं
कि आप भाई कैसे रहे, कैसे किसी भी व्यक्ति के बहकावे में ना आए, क्योंकि आजकल जो तस्करी वगैरह होती है वो ज़्यादा हो जाती है। छोटे बच्चों को क्या है बहला फुसलाकर कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार से ले जाता है, उनके आंख कान नाक ऐसे कुछ ना कुछ उनको दिक्कत कर देता है और उनसे भीख मंगवाया जाता है और किसी प्रकार की काम करवाए जाते हैं। तो इसके क्षेत्र में ये आपके साहब काम करते हैं, कैलाश सत्यार्थी साहब। तो ध्यान रखना, ये संक्षिप्त में जानकारी है इनकी। बाल मजदूरी के खिलाफ सतत संघर्ष कर रहे हैं। इनका जन्म जो हुआ था 1954 में हुआ था। हालांकि आपको जन्म वगैरह नहीं याद रखना है क्योंकि ये नहीं पूछा जाएगा। जन्म स्थान जरूर पूछा गया है, जो उसको याद रखिएगा, विदिशा मध्य प्रदेश में। कहाँ हुआ है? मध्य प्रदेश के विदिशा में। इनके आंदोलन का नाम भी याद रखिएगा। इनका जो संगठन या आंदोलन है वो बचपन बचाओ आंदोलन है। क्या है? बचपन बचाओ आंदोलन। और ये बात तो आपने देख ली है कि शांति का नोबेल पुरस्कार इनको प्राप्त हो चुका है। कब प्राप्त हुआ है यह बहुत महत्वपूर्ण बात है, तो ध्यान रखना है। इनको प्राप्त हुआ है सन 2014 में। कब प्राप्त हुआ है? सन 2014 में इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और उसके अतिरिक्त किसके साथ प्राप्त हुआ है यह भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दो लोगों को संयुक्त रूप से 2014 में नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो एक नाम और याद रखना, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई। इनका नाम भी आपने सुना होगा, पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई। तो ये भी बच्चों के ही क्षेत्र में काम की थी, है ना। पाकिस्तान के तालिबान में, या पाकिस्तान में जो एक पाकिस्तान तालिबान है उस संगठन ने क्या है एक अटैक कर दिया था आर्मी स्कूल में, जिसमें कुछ 150 बच्चे क्या है मारे गए थे। और कुछ उसके पहले मतलब उसका विरोध करना, है ना, उस तालिबान का विरोध करना, ये बताना चाह रहा था मैं। बच्चों को पढ़ने नहीं दे रहे थे। तालिबान शिक्षा विच्छा में महिलाओं की विश्वास नहीं करता है, तो उनको पढ़ने नहीं दे रहे थे। तो ये अकेली एक महिला थी जिन्होंने उस क्षेत्र में रहकर जो है तो बच्चों को पढ़ाने के लिए जागरूक भी किया और खुद भी पढ़ाई पूरी की, है ना। ये खुद भी तो महिला थी, बहुत समस्या आ रही थी इनको करने में, तो डेडिकेटेड होकर पढ़ाई कर रही थी। आपके लिए बहुत मोटिवेशनल महिला हो सकती हैं, पाकिस्तान की हैं। तो क्या हुआ, चलो तो आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। हमारा अगला प्रश्न है, मंगलनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है, जो मंगल ग्रह को समर्पित है। तो मंगल ग्रह है एक, आप इनको पौराणिक कथाओं से या माइथोलॉजी से जोड़ सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो मंगल ग्रह है, हमने तो हर चीज़ की पूजा की हुई है, चाहे ग्रह हो, पृथ्वी हो, या कि आपका जल हो, वायु हो, अग्नि हो, सबकी पूजा हम करते हैं, है ना। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है किसी भी संस्कृति के लिए। भारतीयों की मैं बात कर रहा हूँ, भारतीय संस्कृति की। तो मंगलनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है ये पूछा गया है। उज्जैन इसका सही आंसर है। मंगलनाथ का मंदिर कहाँ स्थित है? तो उज्जैन में स्थित है। नाम से समझ गए होंगे कि मंगलनाथ नाम है तो भाई कुछ विशेष हुआ होगा। यहाँ पर मंगल का जन्म हुआ है ऐसा मानते हैं। क्या मानते हैं लोग? कि मंगल का जो है तो जन्म उज्जैन में ही हुआ था। हालांकि इसका संबंध ऐसा नहीं है कि जन्म हुआ इसीलिए मंगलनाथ, क्योंकि मंगलनाथ मंदिर आपके राष्ट्र में या भारत में बहुत जगहों पर स्थित है। सब जगह जन्म नहीं हुआ है, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कहानियां, पौराणिक कहानियां आपको वहां से भी जुड़ी हुई मिल जाएंगी। तो उज्जैन पूरे देश के लेवल पर आपको उज्जैन जो है वो फेमस है। मंगलनाथ मंदिर जो यहाँ का है वो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, जिसकी कुंडली में मंगल भारी हो। तो भाई एक बार एग्जाम से पहले आप लोग क्या करना, मंगलनाथ के दर्शन जरूर कराना। वहाँ पर एक बढ़िया मंदिर भी है, मैं तो जा चुका हूँ, एक बहुत बढ़िया मंदिर है। उसके आप यदि चक्कर लगा लेते हैं तो ऐसा माना जाता है पृथ्वी के आपने पूरे चक्कर लगा लिए, है ना। पृथ्वी माता का मंदिर है, आप ऐसा समझ लीजिए। और पृथ्वी माता को ही इनकी माता माना गया है मंगल की, ये ध्यान रखना। तो उनके चक्कर यदि आप लगा लेते हैं तो ऐसा माना जाता है कि आपने पूरी पृथ्वी के चक्कर लगा लिए हैं। तो जो आपने मैगलन वगैरह के बारे में कभी सुना होगा, जिसने पूरा चक्कर लगाया था पृथ्वी के आपके जल की क्षेत्र से, तो वो फेल हो जाएंगे। ठीक, चलो और कुछ जाने इसके बारे में। तो ये बहुत पुराना मंदिर माना जाता है कि सदियों पुराना है, या है ना, बहुत प्राचीन काल का, वही पौराणिक कथाओं के हिसाब से। किंतु वर्तमान में ये टूटी फूटी अवस्था में चीज़ें क्या है मिली। उज्जैन में बहुत सारी चीज़ें जो है तो ऐसी ही अवस्था में मिली हैं। बाद में यहाँ सिंधिया शासक शासन किया करते थे, आपको पता होगा। इंदौर में होलकर रहा करते थे, और सिंधिया आप जरूर ग्वालियर से जोड़ते हैं, किंतु प्रारंभिक जो सिंधिया शासक थे उनकी राजधानी उज्जैन ही थी, आपको यह भी ध्यान रखना होगा। तो जब बंटवारा हुआ था, बाजीराव ने जो बंटवारा किया था आपके, उन्होंने क्या किया था, उज्जैन दिया था सिंधिया शासकों को और होलकर शासकों को दिया था इंदौर वाला क्षेत्र। तो यहाँ भी शासन रहा है। तो सिंधिया शासकों ने क्या है बहुत सारी चीज़ों को उज्जैन में पुनर्निर्माण जो है तो करवाया था।
चलिए, शिव रूपी प्रतिमा का पूजन किया जाता है। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि भाई मंगलनाथ का मंदिर है तो भगवान मंगल की मूर्ति होनी चाहिए, लेकिन पूजा किसकी होती है, क्योंकि कारण भी लिखा हुआ है, उज्जैन शहर को महाकाल की नगरी माना गया, इसलिए यहाँ मंगल भगवान की शिव रूपी प्रतिमा का पूजा किया जाता है। ये दिखा देते हैं कैसी वह आपकी प्रतिमा है, कैसा वह मंदिर है। तो ये आपकी एक छोटी सी तस्वीर है जिसमें आपको शिव रूपी भगवान मंगलनाथ दिख रहे हैं, और ये ऐसा एक प्रवेश द्वार है बड़ा सा जिसमें 2-3 फ्लोर का ये मंदिर बना हुआ है। सबसे ऊंचाई पर जाने पर आपको इन शिवलिंग के दर्शन होते हैं। चलिए, तो कभी आशा या इच्छा हो तो आप घूमकर आ सकते हैं उज्जैन। मंदिरों का नगर भी उज्जैन को कहा जाता है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराजा छत्रसाल की समाधि कहाँ स्थित है? तो एक और आपके लिए जो गौरवशाली इतिहास है आपका, उसमें राजा छत्रसाल का नाम बहुत ज़्यादा है। तो देखते हैं, इनकी जानकारी प्राप्त करते हैं। समाधि पूछा गया है आपसे, तो समाधि तो अभी तो उत्तर जान लीजिए आप, धुबेला है। क्या है समाधि? इनकी समाधि स्थल धुबेला है। इनके संबंध में जाने तो देखो सूर्य की भांति कैसे ये चमक रहे हैं। आपके लिए मैंने इसीलिए इस तरह का एक तस्वीर लगाने का प्रयास किया है। इनके संबंध में एक बड़ी फेमस ये कविता है, या कि ये 2 लाइनें हैं। छत्ता तोरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए। तो ये आपके लिए भी ऐसा होना चाहिए कि आप जिधर भी मुख करें, जिस क्षेत्र में भी मुख करें और जिस दिशा में जाना चाहें आप जा सकें, इतना आप में समर्पण भाव होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए। तो पटवारी परीक्षा क्या है? कुछ लोग IAS सीधे निकाल लेते हैं, तो पटवारी तो बहुत छोटी परीक्षा है, आप ऐसा समझकर चल सकते हैं आगे। एक बार वापस से इसको पढ़ना चाहूंगा, बहुत मोटिवेशनल चीज है ये आपकी, कि छत्ता तोरे राज में धक धक धरती हो, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फत्ते होए। तो जहां भी इनका घोड़ा मुख करता था वहां पर क्या हो जाती थी? फत्ते का यहाँ तात्पर्य विजय गाथा से है या विजय से है, कि जहां भी ये घोड़ा यानी जहां भी आक्रमण करते थे या कि साम्राज्य बढ़ाना चाहते थे, उस तरफ इनका साम्राज्य जो है तो बढ़ा। आइए कुछ और जानकारी। ये डेट में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, 1678 मैंने लिख रखा है, ये इनका शासन काल है। जब ये वास्तव में राजा बने 1678 ईस्वी में, तब से है ना। वास्तव में इनका जन्म 1649 ईस्वी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। बहुत संक्षिप्त और बहुत सारगर्भित जानकारी यहाँ पर बहुत मुश्किल से मैंने ढूंढी है इनके बारे में, है ना। मुश्किल से ढूंढने का मतलब ये है कि बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करने पड़ते हैं आप लोगों के लिए, ताकि जो भी निचोड़ हो वो निकाल सकूं मैं, है ना। पढ़ने के लिए तो खूब मिल जाएगा, विकिपीडिया में सर्च कर लोगे, लेकिन काम का क्या है महत्वपूर्ण तो ये है ना आपके लिए। तो ये जितनी भी लाइनें लिखी हैं सबके सब फैक्ट हैं आपके लिए। तो बुंदेल वंश के शासक थे, पहला फैक्ट तो यही हो गया। कहाँ के शासक थे? बुंदेल वंश। बुंदेल वंश कहाँ शासन करता था? तो बुंदेलखंड में करता था। इसके अलावा बुंदेल केसरी के नाम से इनको जाना जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। एक फैक्ट है कि किस शासक को बुंदेल केसरी के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का भी नाम पूछा जा चुका है आपके ही एग्जाम में, परीक्षाओं में, है ना, व्यापम स्तर की। चंपत राय इनके पिता का नाम था, ये भी प्रतापी शासक थे। एक वेब सीरीज भी आई हुई है छत्रसाल के नाम से, जिसमें 20 या 18 एपिसोड है, आप उसको देखकर इनकी हिस्ट्री को समझ सकते हैं। हालांकि अभी मत देखना। मुगलों की नीति से असंतुष्ट हो गए थे। क्या है कि जो इनका जन्म हुआ था 1649 ईस्वी में, बहुत स्थितियां खराब थी इस टाइम पे, औरंगजेब का शासन था, और 49 में शासन एक्चुअली नहीं था, 1656 के बाद शासन उसका स्टार्ट हुआ। तो बहुत खराब स्थितियां थी यहाँ पर। औरंगजेब जो है अपनी नीतियां लागू करना चाहता था सब जगह। 12 साल की उम्र में चंपत राय ने भी औरंगजेब का विरोध किया था, और उसी की सेना जो थी औरंगजेब की, उनके पीछे पड़ी हुई थी चंपत राय के। इस कारण चंपत राय ने आत्महत्या कर ली थी अपने पत्नी के सहित। 12 वर्ष की आयु छत्रसाल की रही होगी। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि एक 12 वर्ष का बालक जो है तो कैसे इतने सारी समस्याओं का सामना किया होगा, कैसे वो बचकर एक शासक के रूप में स्थापित हुआ होगा। शिवाजी को आपने जरूर पढ़ा होगा, तो शिवाजी से कहीं कोई इनकी हिस्ट्री नहीं मिलती है, सेम उनके जैसा ही इनकी भी कहानी है। चलिए, तो छत्रसाल की नीतियों से पहले क्या है कि औरंगजेब जो था, चंपत राय को तो मरना पड़ा इनके कारण। बाद में क्या हुआ कि उन्हीं की सेना में ये भर्ती हो गए थे। जयपुर के कुछ शासक थे, इनके रिश्तेदार थे, वहां पर इन्होंने जाकर प्रशिक्षण लिया, सैन्य प्रशिक्षण लिया। और वो जयपुर के जो शासक थे वो एक्चुअली क्या थे? मुगलों के लिए काम करते थे। तो मुगलों के लिए इनको लड़ना पड़ा, किंतु उनकी नीतियों से असंतुष्ट होकर इन्होंने सीधे औरंगजेब का क्या कर दिया? विरोध कर दिया या विद्रोह कर दिया इसके काल में, और अपना स्वयं का शासन स्थापित करने का निर्णय लिया। इनको मोटिवेट किसने किया था? तो शिवाजी ने ही किया था। शिवाजी से ये मिले भी थे। उसके पश्चात देखिए 1678 ईस्वी में कब ये अपना शासन स्थापित करते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा 1678 ईस्वी में राजा बनते हैं।
शुरू में ये राजधानी क्या बनाते हैं आपकी, तो पन्ना को राजधानी बनाते हैं। किसको बनाते हैं, पन्ना एक जिला है आपके मध्य प्रदेश का, आपको पता होगा। तो पन्ना को राजधानी बनाकर अपना शासन इन्होंने चलाना शुरू किया। इसी काल में ये शासन कर ही रहे थे कि मतलब काफी आगे वाले समय में 1729 ईस्वी में मुहम्मद शाह रंगीला, रंगीला लिखा है एक्चुअली, ये रंगीला नहीं है, मुहम्मद शाह बंगस, ये नाम याद रखना आप। मुहम्मद शाह रंगीला भी एक शासक था जो मुगल काल का था। ये मुहम्मद शाह बंगस है जिसने क्या कर दिया था, अच्छा सही है, राइट, आगे लिखा हुआ है मुहम्मद शाह रंगीला का एक सूबेदार था। ये मुगल काल ही चल रहा था, उत्तर मुगल काल शासन था ये। मुहम्मद शाह रंगीला का एक सूबेदार मुहम्मद बंगस था, है ना। इसने छत्रसाल पर आक्रमण कर दिया। आपने बाजीराव मस्तानी मूवी देखी होगी तो उसमें भी सीन आपने देखे होंगे, दीपिका पादुकोण मदद मांगने गई थी, पर हालांकि ऐसा कुछ हुआ कि नहीं हुआ इतिहास में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, लेकिन मदद किसी तरह से मांगी गई। और बाजीराव ने क्या किया, बाजीराव प्रथम है एक्चुअली, दो बाजीराव मिलते हैं आपके मराठा साम्राज्य में, तो ये बाजीराव प्रथम है, जो महान वाले बाजीराव हैं वही वाले, एक कायर बाजीराव था, ठीक। तो पेशवा बाजीराव ने इनकी सुरक्षा की। इनकी एक मुस्लिम पत्नी थी, उनसे एक उत्पन्न हुई पुत्री भी थी जिसका नाम मस्तानी था, उससे विवाह भी करवाया उनका। मुगलों की बात करें तो बाद में औरंगजेब से संधि हो गई, राजा की उपाधि, आपसे प्रश्न बनेगा कि औरंगजेब ने किस शासक को राजा की उपाधि दी, तो यह भी ध्यान रखना है, छत्रसाल। गुरु प्राणीनाथ थे इनके, उन प्राणीनाथ के नाम पर प्राणीनाथ मंदिर पन्ना में बनवाया गया है। तो आपसे पर्यटन के दृष्टिकोण से प्रश्न आ सकता है, प्राणीनाथ मंदिर कहाँ है, पन्ना में। किसने बनवाया, छत्रसाल ने बनवाया है। छतरपुर और पन्ना नामक जो नगर हैं ये इन्होंने ही बसाया है, यह भी आपको ध्यान रखना है। और एक आपके साहित्यकार हैं मध्य प्रदेश के कवि भूषण, इन्होंने छत्रसाल दशक जो पुस्तक लिखी है इन्हीं के ऊपर लिखी है। अब छत्रसाल से संबंधित कोई भी प्रश्न आएगा, इस पेज के बाहर आ जाए तो आप मुझसे मिल सकते हैं आकर, या कमेंट छोड़ दीजिएगा, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। इतना आप पढ़ लेंगे तो छत्रसाल के संबंध में आपको कोई भी फैक्ट बाहर नहीं जाने वाला है। चलो अगले प्रश्न पर चलते हैं, फटाफट आपकी क्लास को खत्म करते हैं। कर्नल मार्टिन एक अंग्रेज अधिकारी है, कर्नल मार्टिन द्वारा किस मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया गया। तो देखो वापस से यहाँ पर मंदिर, एक मंगलनाथ का मंदिर आया, एक ये मंदिर आ गया, कितने सारे मंदिर आ रहे हैं। तो आपके लिए अवश्य मैं शुरू करूंगा, बहुत जल्द आपको वो वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे, संभागवार मंदिरों की जो जानकारी है। तो कर्नल मार्टिन द्वारा कौन से मंदिर का निर्माण किया गया, तो इसका सही उत्तर बाबा बैजनाथ या बैजनाथ महादेव मंदिर है ना। तो कर्नल मार्टिन, अब इसके बारे में जान लेते हैं भाई ये कहाँ है मंदिर और क्या किसी कहानी रही है इसकी, क्योंकि कहानियां सुनाने का मुझे बहुत शौक है और हर चीज़ के पीछे की पृष्ठभूमि मैं अवश्य जानना चाहता हूँ, सभी चीज़ों की, कोई चीज़ हुई तो क्यों हुई है। हालांकि अभी आप मत जान लेना, है ना, बहुत पृष्ठभूमि के चक्कर में मत रहना, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, तथ्यात्मक जानकारी ज़्यादा एकत्र करनी है। तो देखो विश्व के शिव मंदिरों में आगर मालवा कहाँ पर स्थित है, तो पहली बात ध्यान रखना है, आगर मालवा में स्थित है ये बैजनाथ महादेव मंदिर। ये तस्वीर है उसकी, श्री बैजनाथ महादेव मंदिर। तो कहाँ स्थित है, आगर में स्थित है, बहुत प्रसिद्ध है ना। तो ये जगह भी याद रखना। किसने बनवाया था, तो अंग्रेज एक अधिकारी कर्नल मार्टिन ने 1883 ईस्वी में, ये ब्रिटिश काल था। और सोचो यही एकमात्र मंदिर है, एक तथ्य है आपके लिए कि भाई कौन सा एकमात्र मंदिर है आपके देश का जिसका जीर्णोद्धार किसने करवाया, ब्रिटिशर्स ने करवाया, या कि नाम भी पूछ सकता है कि कर्नल मार्टिन ने करवाया। तो यही एकमात्र मंदिर है। मूल रूप से कब बना था, तो एक मठ के रूप में इसको 16वीं शताब्दी में बनाया गया था इस मंदिर को, किंतु बाद में क्योंकि वो टूट गया था, उसके पीछे बड़ी खतरनाक, या खतरनाक तो नहीं, रोचक कहानी है, इंटरेस्टिंग चमत्कारी टाइप की कहानी है, संक्षिप्त में बताऊंगा अभी आपको। तो ये 16वीं शताब्दी का वास्तव में मंदिर था, किंतु क्या है थोड़ा सा टूटी हुई थी इसकी दीवारें, और मंदिर का जो शिवलिंग था वो ठीक था। तो ये मंदिर को फिर बाद में पुनर्निर्माण करवाने का काम किसने कराया था, कर्नल मार्टिन। क्या कहानी थी, तो कर्नल मार्टिन एक्चुअली अफगान युद्ध में गए हुए थे, इनकी पत्नी रहा करती थी आगर मालवा, उस टाइम पे छावनी थी। तो इनकी पत्नी घूमते घामते कहीं से यहाँ पर पहुँच गई, और पंडित जी जो पुजारी थे वहाँ पूजा कर रहे थे, और इन्होंने देखा कि मंदिर की दीवार टूटी हुई है। तो इन्होंने पुजारी से कहा कि इस दीवार को बनवा क्यों नहीं लेते हो। तो उन्होंने कहा कि हम बनवा तो ले, लेकिन इसके लिए थोड़ा वित्त की कमी है, धन नहीं है हमारे पास, हम तो बस प्रभु की सेवा में हैं, आपके पास यदि हो और आप चाहते हो तो बनवा दीजिए। तो उन्होंने कहा कि जरूर बनवाऊंगी, बस मेरे पति किसी तरह से सुरक्षित लौट आएँ, क्योंकि वो एक युद्ध में गए हुए हैं। तो उन्होंने कहा कि बस इन्हीं की पूजा कीजिए आप, निश्चित ही वो लौट कर आएंगे। पंडित जी ने बड़े दावे से बात ये कही कि बस भगवान की कृपा है, आप यदि ये काम करने के लिए कह रही हैं तो आपके पति निश्चित ही लौट आएंगे। तो कर्नल मार्टिन लौट कर आता है, उसने बड़ी कहानी भी सुनाई उसकी कि कई बार वो मौत के चंगुल में फंस गया था, किंतु वहां से वापस वो लौट आया। तो उससे ही खुश होकर उस कर्नल मार्टिन ने क्या है, इस मंदिर का निर्माण करवाया था।
तो ये एक छोटी सी कहानी थी इस मंदिर के संबंध में। चलिए आगे बढ़ते हैं ये संक्षिप्त कहानी के बाद अगले प्रश्न पर। तो अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न है 17, कुल मतलब जो 10 दिसंबर को पेपर हुआ आपका, दूसरी शिफ्ट का ये पेपर है। संख्या के रूप में देखें तो 17वां प्रश्न ये पूछा गया है जनसंख्या से प्रश्न। आपको प्रारंभ में ही बताया मैंने कि कुछ आपके व्यापम के जो टॉपिक्स होते हैं फेमस, उनमें जनसंख्या भी है। यहाँ से खूब प्रश्न पूछे जाते हैं। केवल ये चौथा प्रश्न पत्र हम सॉल्व कर रहे हैं और इसमें आप देख पा रहे होंगे कि ये तीसरी बार जनसंख्या का प्रश्न आ चुका है। मंदिर के भी चौथी पांचवी बार आ गए प्रश्न, तो बहुत महत्वपूर्ण है, इनको जरूर आपको मैं पढ़ाना चाहूंगा। 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की साक्षरता दर, पीछे पूछा गया था कि सबसे अधिक साक्षरता दर मतलब एक्चुअली पुरुष साक्षरता दर कहाँ थी, ऐसा पूछा गया था। फिर एक बार सबसे कम साक्षरता दर का प्रश्न आया था, अलीराजपुर उसका उत्तर था। इसके अलावा भी फिर से आ गया कि कुल साक्षरता दर कितनी थी। हालांकि अब व्यापम है, बेचारा प्रयास तो करता है कि मैं खुद से प्रश्न बनाऊं, है ना, वो कहीं से कॉपी पेस्ट नहीं करता, एक अच्छी बात है मुझे व्यापम की लगती है। तो जो नवाचार करते हैं गलतियां उन्हीं से होती है। तो यहाँ पर उसने जो विकल्प दे रखे थे वो थोड़ा सा गड़बड़ थे। आपको मैं सिखा चुका हूँ या बता चुका हूँ कि आपके प्रदेश की साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 69.30। कितनी है? 69.30%। तो अब इसमें आपको कहीं विकल्प में वो दिख ही नहीं रहा है, तो आप सबसे नज़दीकी जो उत्तर है आप उसको देख सकते हैं, जिसका सही आंसर हो जाएगा 70.6%, है ना। क्या है, कई प्रकार के आंकड़े आते हैं जनसंख्या के, है ना, कई बार अंतरिम आते हैं फिर अंतिम आते हैं, इसके कारण ये गड़बड़ियाँ इस तरह की हो जाती हैं। चलो तो ध्यान रखना 69.30% आपकी साक्षरता है। वापस से साक्षरता के आंकड़े मैं आपको दिखाना चाहूँगा, एक नज़र में फटाफट रिकॉल करते हैं, ध्यान से सुनना है। कुल साक्षरता कितनी है, तो 69.3%। आप हिंदी वाले हैं तो आप याद रखिए 69.30%। पुरुष साक्षरता मध्य प्रदेश में कितनी है, तो 78.70%। महिला साक्षरता कितनी है, तो 59.20%। इन तीनों का आंकड़ा एक जैसा ही है। देखो एक डेटा याद करना 69.30%, लगभग 69% आप याद कर लीजिए। संख्या बढ़ा दीजिए सीधे 10, तो 69 का क्या होता है 79, तो आप 78 के आसपास का आंकड़ा पुरुष साक्षरता का माने। फिर 69 में से 10 घटा दीजिए तो देखिए तो 59 बिल्कुल एक्यूरेट ही आ रहा है, तो ये आपका हो जाता है 59। इस तरीके से चीज़ों को क्या है एक दूसरे से जोड़कर आप याद करते हैं तो लंबे समय तक याद रहता है। भूल भी जाएगा एक्यूरेट आंकड़ा बताना, तो आप कहीं ना कहीं विकल्प देखकर उसको टिक कर पाएंगे। आगे चलते हैं। नगरीय साक्षरता दर कितनी है, शहरों की साक्षरता दर थोड़ा ज्यादा होती है 82.8%, और ग्रामीण साक्षरता दर कितनी है, तो 63.9%, मतलब 82.8% और 63.9% ग्रामीण साक्षरता है। सर्वाधिक साक्षर जिला कौन सा है, जबलपुर। न्यूनतम साक्षर जिला कौन सा है, अलीराजपुर। सर्वाधिक पुरुष साक्षर जिला कौन सा है, तो इंदौर और जबलपुर का सेम डेटा है। इसके अलावा न्यूनतम पुरुष साक्षर जिला अलीराजपुर, सर्वाधिक महिला साक्षर भोपाल और न्यूनतम महिला साक्षर आपका अलीराजपुर। तो ये जो जिले हैं वो ध्यान रखना कि सबसे ज़्यादा साक्षर कौन है, जबलपुर है, सबसे कम अलीराजपुर। अब किसी भी मामले का होगा, यानी चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे किसी प्रकार का होगा, उसमें आपका आंकड़ा अलीराजपुर का सबसे कम में आ जाएगा। जबलपुर और इंदौर सबसे ज़्यादा में आ रहे हैं। देखो पुरुष साक्षरता में, महिला में भोपाल है, ये जरूर आपको ध्यान रखना होगा। तो ये थे कुछ आंकड़े आपके साक्षरता से। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, यह थी एक संक्षिप्त जानकारी आपके लिए। जो टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है उसमें हमने 9 और 10 दिसंबर के प्रश्न पत्रों को कंप्लीट किया है। आपको एक ही जगह पर कोई भी प्रश्न आता है उसकी 360 डिग्री 360 डिग्री जानकारी में शामिल करने की कोशिश करता हूं। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, आप अपनी नोट्स भी तैयार कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ख्याल रखिएगा आप अपना, धन्यवाद।